नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शाहीन बाग की। दिल्ली में करीब 2 साल पहले नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन से देश भर में सुर्खियों में आया शाहीन बाग आज फिर हल्ला हंगामे की दौर में है और वजह एमसीडी का बुलडोजर। यहां से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाना था। इसके लिए एमसीडी के बुलडोजर जैसे ही शाहीन बाग पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। लोगों के विरोध के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे एमसीडी के बुलडोजर वापस चले गए। इसके बाद लोगों ने यहां तिरंगा लहराया। शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी कि सीपीआईएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहते हुए दखल देने से इनकार कर दिया कि याचिका किसी भी प्रभावित पक्ष की बजाय एक राजनीतिक दल ने दायर की है। कोर्ट ने कहा कि अदालत को इन सब के लिए मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम से प्रभावित लोगों से हाईकोर्ट जाने को कहा है। इससे पहले पुलिस फोर्स न मिलने की वजह से सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होने को लेकर संदेह बना हुआ था, लेकिन करीब 10:30 बजे दिल्ली पुलिस ने फोर्स मुहैया कराने पर रजामंदी दे दी। इसके बाद 11 बजे के लगभग एमसीडी के बुलडोजर शाहीन बाग की मुख्य सड़क पर पहुंच गए। कार्रवाई के विरोध में लोग बुलडोजरों के सामने लेट गए। कुछ महिलाएं बुलडोजर पर चढ़ गईं, वहीं कुछ जगह पर लोग सड़कों पर ही धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद कार्रवाई का विरोध जारी रहा। विरोध के बाद अफसरों ने कहा कि फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है। एआईएमआईएम दिल्ली प्रेसिडेंट कलीम उल हफीज साहब मौजूद है। क्या कहेंगे, डिमोलिश हो रहे हैं इलीगल इंक्रोचमेंट? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, उसी के तहत ये एक कार्रवाई थी। उसने, जहाँ तक एनक्रोचमेंट का सवाल है, एनक्रोचमेंट तो यहाँ के लोगों ने खुद ही हटा लिया। लेकिन जब वो यहाँ आए एमसीडी के लोग और देखा यहाँ कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, तो जो स्कैफोल्डिंग लगी हुई थी यानी सीढ़ी, जिसको देहाती ज़बान में जीना भी कह सकते हैं, उसको ही वो एनक्रोचमेंट बताने लगे, अतिक्रमण बताने लगे और उसको हटाने को अपनी वाहवाही करने लगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी को कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग करनी थी, इसके लिए बहुत दिन से वो बाकायदा विज्ञापन और प्रेस रिलीज दे रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे और ऐसा ऐसा जुल्म ढाएंगे दिन के उजाले में। आज यहाँ की गैर अवाम ने उनको वापस कर दिया, उनकी पोल खुल गई और भारतीय जनता पार्टी में जो होड़ लगी है कि हम में सबसे बड़ा जालिम कौन, और ये शुरुआत हुई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने जब गरीबों पर जुल्म ढाया था तो उन्होंने अपने आप को बुलडोजर बाबा कहलवाया था। उसकी नकल में फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खरगोन में जुल्म ढाकर बुलडोजर चलाकर अपने आप को बुलडोजर मामा कहलवाया। उसी को देखते हुए फिर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए और अपने आप को बुलडोजर अमित शाह कहलवाया। उसी की पुनरावृत्ति आज शाहीन बाग में थी। चूँकि शाहीन बाग से सीए एनआरसी के टाइम पे भी इस मगरूर सरकार को झटका लगा था, करंट लगा था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ से डबल करंट लगा है और मुंह छुपा के, दबन दबा के बुलडोजर को भाग। आप कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक रिलीजन यानी कि मुस्लिम को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। जहांगीरपुरी में जो डिमोलिश हुए थे उसमें हिंदू भी थे, हिंदू के ढांचे भी थे। देखिए, जहांगीरपुरी में तो जब मुसलमानों के घर ढाने आई तो वहाँ पे जाहिर बात है गुप्ता जी के झांसा की भी दुकान थी, वो भी गए, क्योंकि गरीब तो सब है ना, हिंदू मुसलमान सब हैं। एक और बात बता दूं, शाहीन बाग में 80% दुकानें हिंदुओं की हैं जहाँ पे ये जुल्म करने आए थे। लेकिन उन्हें तो चूँकि पॉलिटिकल मैसेजिंग करनी है, उन्हें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ ये दिखाना है भारतीय जनता पार्टी को कि हम मुसलमानों पे जुल्म ढा रहे हैं और मुसलमानों पे जुल्म ढाते हुए नजर आएँ, ताकि उनका जो वोटर है वो खुश हो जाए। सच्चाई ये है कि वो देश की हर मोर्चे पर फेल हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पर और जो देश की और जो ज्वलंत समस्याएं हैं सब पे फेल हैं। तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दों पे लाना चाहते हैं और ध्यान हटाने में किसी हद तक वो कामयाब भी रहते हैं। क्योंकि जो हमारा मीडिया है देश का, वो इसके फोल्डिंग को भी अतिक्रमण बता रहा था, आयरन रॉड बता रहा है। ये नहीं कह रहा है भैया ये जीना लगा हुआ है, घर का आपको बल्ब भी बदलना पड़े तो उसको जीना लगाना पड़ता है, तो जीना अतिक्रमण हो जाता है। जीना टेम्परेरी लगता है, वो हट जाता है, वो यहाँ के लोगों ने हटा लिया। तो सवाल ये है कि इसमें सब शामिल हैं। ये जो पूरा एक नैरेटिव गढ़ा गया बुलडोजर राजनीति का पूरे देश में साफ कह दिया है कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो शाहीन बाग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और सीधे लिए चलते हैं हम आपको शाहीन बाग, जहां पर हमारी संवाददाता तोशी मेंदोला ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगी कि अभी तक वहां पर क्या कुछ हुआ, अभी क्या कुछ हालात हैं। तोशी, सबसे ताजा अपडेट दीजिए, अभी तक क्या कुछ चल रहा है वहां पर, किस तरह के हालात हैं और उसके बाद दिन भर क्या हुआ उस पर भी बताइए विस्तार से। बिल्कुल, एफएम न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शाहीन बाग पर सुबह 9 बजे से यहाँ मौजूद है लगातार और एफएम न्यूज के दर्शकों को
यहाँ की प्रॉपर स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा है। शाहीन बाग में मौजूद है, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं। सुबह का वक्त था जब लगभग 10:30 बजे से 11 बजे इस बिल्डिंग के पास बुलडोजर आता है और इसमें रॉड लगा दिखाई दे रहा है यहाँ पे तस्वीरों में। इसको इलीगल इन्फोर्समेंट के तहत हटाने की बात करता है, जिसके बाद इलीगल इन्फोर्समेंट के तहत इस रॉड को हटा दिया गया है और फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए भी कहा गया है। लोग काफी परेशान है, गुस्सा है कि वो लगातार यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बदले की कार्यवाही कर रहा है, शाहीन बाग को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपनी तर्क टिप्पणी कर दी है और इस पूरे मामले पर मेरे सहयोगी कुलदीप सुबह से मौजूद है, लगातार अपडेट दे रहे हैं। कुलदीप, अभी क्या समझे, सुप्रीम कोर्ट का क्या मायना निकला है, याचिका खारिज कर दी है, क्या कुछ नया है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो हम ये समझ सकते हैं कि शाहीन बाग के लोगों को झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका शाहीन बाग में बुलडोजर के एक्शन को रोकने के लिए लगाई गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया बल्कि ये भी कहा कि अगर कहीं पर अतिक्रमण होता है और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी कोई कार्रवाई करती है, बुलडोजर एक्शन में आता है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। दूसरी बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कही याचिकाकर्ता से कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए इस याचिका को लेकर, आपको पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए था और वहां से आपको जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ आना चाहिए था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के मतलब आप पूरे फैसले को आज देखें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को सही ठहराया है और जो लोग यहाँ पर अतिक्रमण जिन लोगों ने किया हुआ है और जो अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, उनके जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रदेश से लगातार यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल इन्फोर्समेंट यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। आप यहाँ पर लोगों से बात कर रही है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इलाका इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं रिपोर्ट कर रहे हैं, सुबह मैं 9 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, महिलाओं से बातचीत की है, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो दशकों से यहाँ रह रहे हैं, कई पीढ़ियां जिनकी यहाँ गुजर चुकी है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस रोड पर कोई पक्का इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो किसी ने नहीं किया। किसी के मकान जो है वो ऐसे नहीं है कि वो चैन नक्शे से बाहर बने हुए हो। एनक्रोचमेंट है तो सिर्फ वो एनक्रोचमेंट है, मूवमेंट वाला एनक्रोचमेंट, जिसको लोग सुबह जो है वो इस सर्विस लेन पर रखते हैं अपना दुकानदार अपना सामान और शाम को जब वो दुकान बंद। तोशी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो सुनवाई नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप हाईकोर्ट जाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल ना आए, पीड़ित लोग आए। तो सवाल यह कि क्या पीड़ित लोग वहां पर पहुंचेंगे और क्या पीड़ित लोग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचेंगे? और दूसरा सवाल यह कि जब ये बुलडोजर वापस लौट गए हैं, अब एमसीडी की तरफ से क्या कुछ कहना है? बिल्कुल हाँ, देखिए बुलडोजर फिलहाल यहाँ से वापस चले गए हैं। सीबीआई की यहाँ याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। सीधा कहा गया है कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। लोगों से जब आपने बात करी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में साफ कह दिया है कि राजनीतिक दल यहाँ पर दखल ना दे। इस पर क्या लग रहा है पूरा मामला? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग इस शाहीन बाग के नाम पर सियासत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाई है और इस तरीके की नसीहत दी है कि अगर कहीं पर एनक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई हो रही है तो उसमें राजनीतिक। चलिए ठीक है तोशी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर एनआईए ने रेड की है। मुंबई में कुल 20 ठिकानों पर एनआईए का एक्शन जारी है और इस जांच के दायरे में दाऊद का गुरगा छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मैनन, इकबाल मिर्ची, दाऊद की बहन हसीना पारकर से जुड़े लोग और उनके रिश्तेदार शामिल हैं। टीम मुंबई के गोवा वाले कंपाउंड में रेड कर रही है और इसी जगह पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का घर भी है। मलिक को दाऊद की बहन हसीना पारकर से जमीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
वहीं दूसरी तरफ एनआईए ने दाऊद गैंग के नजदीकी और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट को अरेस्ट किया है। टीम ने सलीम के ठिकानों पर भी छापेमारी की है और उसे पूछताछ के लिए ले गई है। एनआईए ने बोरीवली, सांताक्रूज, बांद्रा और नागपाड़ा, भिंडी बाजार, गोरेगांव, परेल, मुंब्रा और कोल्हापुर के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान मुंबई में कुछ तस्करों, हवाला ऑपरेटर्स और रियल एस्टेट कारोबारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सलीम फ्रूट वाला कौन है। सलीम फ्रूट वाला छोटे शकील की पत्नी का भाई है। शकील अपने गुर्गों के जरिए एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता है जिसमें सलीम फ्रूट वाला भी शामिल रहता है। सलीम फ्रूट वाला को 2006 में यूएई से भारत डिपोर्ट किया गया था और 2010 से वो जेल में बंद है। तो ये लगातार रेड चल रही है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं कि इसमें किस किस के बयान दर्ज हो सकते हैं। तो सलीम फ्रूट के अलावा दाऊद इब्राहिम की पत्नी के भाई सऊद यूसुफ तुंगेकर का बयान भी दर्ज हो सकता है। वहीं दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर का बयान दर्ज हो सकता है और उनके साथ ही खालिद उस्मान शेख का बयान भी दर्ज हो सकता है। और इसमें दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे आलिशान पारकर का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। तो चलिए आपको ये पूरा मामला बता दें कि किस मामले में ये छापेमारी एनआईए कर रही है। फरवरी में गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के खिलाफ अवैध वसूली का केस दर्ज किया था। साथ ही उसी मामले में ये छापेमारी चल रही है। आरोप है कि ये लोग एक्सटॉर्शन मनी का इस्तेमाल देश विरोधी कामों में करते हैं। एनआईए ने इस मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है और इसका कनेक्शन 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी और भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम से बताया जा रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दाऊद इब्राहिम के बारे में बताते हैं कि कितना इनाम दाऊद इब्राहिम पर है। तो आतंकी दाऊद पर $25 मिलियन का इनाम है। 1993 ब्लास्ट के सबसे बड़े आरोपी दाऊद के खिलाफ $25 मिलियन का इनाम है। डी कंपनी को यूएन ने बैन आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। साथ ही दाऊद को 2003 में यूएन ने ग्लोबल आतंकी भी माना था और दिल्ली पुलिस ने दाऊद का पिछला कॉल नवंबर 2016 में रिकॉर्ड किया था। और रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। देश में इमरजेंसी के बीच राजनीतिक संकट हो गया है। बड़ी खबर श्रीलंका से, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि भारी विरोध के बाद महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर श्रीलंका से, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। देश में आपातकाल लगा है और इस आपातकाल के बीच राजनीतिक संकट गहरा गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। भारी विरोध के बाद महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री लगातार विरोध का सामना कर रहे थे और इस वजह से इस्तीफा दे दिया है महिंदा राजपक्षे ने। इस वक्त श्रीलंका में आपातकाल लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की, श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है और भारी विरोध के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। देश में आपातकाल लागू है और अब राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए विदेश मामलों की जानकार प्रशांत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में प्रशांत जी। श्रीलंका से बड़ी खबर इस वक्त है, आपातकाल के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने
इस्तीफा दे दिया है, भारी विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया। एक तो आपातकाल, आर्थिक संकट और ऊपर से अब राजनीतिक संकट भी श्रीलंका में। राजनीतिक संकट तो होना ही था, क्योंकि श्रीलंका एक परिवार के द्वारा चलाया जा रहा था। राष्ट्रपति राजपक्षे का, प्रधानमंत्री राजपक्षे का, सारे लोग उसी एक परिवार के थे। और मुझे कहने में हिचक नहीं होती कि लोगों ने श्रीलंका को बेच खाया जी। लेकिन अब मैं बताऊं, उनकी चेन ऑफ कमांड जो हायरार्की है, उसमें मेरे ख्याल से उनके संविधान में नीचे वाले लोग भी लाए जा सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, राष्ट्रपति के बाद अगर वहां के चीफ जस्टिस को बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे आदमी को बैठाना पड़ेगा श्रीलंका के आम जनता को, जो कि उन पर विश्वास कर सके। ये दूसरी बात है कि जो विरोधी हैं उनमें कोई जुट नहीं दिख रहा, लोग बस हल्ला मचा रहे हैं, कोई नेतृत्व नहीं दिखाई दे रहा मुझे। और ये जो अवस्था होती है, ऐसी अवस्था में ऐसे लोग घुस जाते हैं जिनको हम नहीं आने देना चाहते उस देश की संपन्नता और देश की प्रभुता के लिए। एक समस्या है, आपने ये तो बताया नहीं कि विरोध करने वाली जनता के लोग हैं कौन। आम जनता है प्रशांत जी, आम जनता जो लगातार विरोध कर रही थी और लगातार इस्तीफे की मांग कर रही थी, उन लोगों ने भारी विरोध किया है और उसके बाद ये इस्तीफा दिया गया है। दूसरा, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा, लगातार जिस तरह से विरोध चल रहा था, तो कहीं ये एक स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिलवा दीजिए, लोगों का जो विरोध है उसे शांत कर लीजिए? राष्ट्रपति तो है ही गोटबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही था, नहीं तो ये बात उनके पानी सर के ऊपर निकल जाता। वहाँ दूध नहीं है, पेट्रोल बहुत महंगा है, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी है। अगर देश का प्रधानमंत्री उन सब मुश्किलों का जवाबदार होता है, अगर वो नहीं कर पाया तो उसको जाना ही पड़ेगा। क्या बड़े बड़े राजनीतिक और देशों में भी ऐसा ही होता है, तो कोई हटके नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, मेरी समस्या ये है कि मैं हमेशा आगे की सोचता हूँ। अब भी अगर प्रधानमंत्री चले गए तो उनकी जगह हुकूमत कैसी होगी, हुकूमत में कौन लोग बैठाए जाएंगे, सवालों का उत्तर आने में थोड़ी देर लगेगी, मुझको ऐसा लगता है। बताइए। ठीक है, हमारे साथ पूर्व एम्बेसडर मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू सेठ जी, आप एफएम न्यूज में। थैंक यू। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, आर्थिक संकट था, आपातकाल लगा हुआ था और अब एक राजनीतिक संकट और वहां पर पैदा हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे दूसरा कौन उनकी जगह लेगा भी, इसका क्राइसिस ऐसा हो गया है कि हर लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, खाने पीने की दिक्कत, पेट्रोल की दिक्कत, हर तरफ से वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम आ गई। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सरकार जाए, लेकिन उनकी ऑल्टरनेटिव क्या है? जब तक ऑल्टरनेटिव कोई वहाँ पे अग्री नहीं होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैक्यूम तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उम्मीद है कि वो लोग इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे जल्दी से जल्दी, और साथ ही में अपनी जो इनको इकोनॉमी है और वो जो सब कुछ है इसको मजबूत करना पड़ेगा। इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उसकी तरफ भी इनको ध्यान देना होगा, ताकि वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी रिकवर करे और लोग भी थोड़े से राहत मिले लोगों को। ठीक है, प्रशांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत दीक्षित जी, आप जो सवाल उठा रहे थे वही सवाल मंजू सेठ भी उठा रही हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि कौन बैठेगा। बड़ा सवाल यही है कि अब कौन बैठेगा और क्या वो संभाल पाएगा? संभालने में मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती। अगर कोई ऐसा पुरुष या महिला बैठाई जाए जिसकी समाज में इज्जत हो। श्रीलंका छोटा देश है, वहाँ उनकी सभ्यता में कई ऐसे लोग हैं जिनकी बैठाया जा सकता है, लेकिन ये एक संवैधानिक तरीका अपनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उनके संविधान में व्यवस्था है कि अगर प्रधानमंत्री जाए और कोई ना हो तो किसको लाया जाए। क्या प्रधानमंत्री, वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो भी उसी परिवार का है, उस पर भी दोष कम नहीं है। उसने किया क्या? उसने तो रोक रखा था इन लोगों को, तो अब राष्ट्रपति पर भी उंगली उठेगी। मैं बताता हूँ, तो ये समस्या गंभीर इसलिए हो गई है
तो मेरा ये सुझाव है, अगर श्रीलंकन सुन रहे हो, जी कि आप राष्ट्रपति जी एक तरफ हट जाए, चेन ऑफ कमांड में नीचे से किसी को ला के बैठाया जाए। उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था अली साबरी, जो कि गया हुआ था अमेरिका IMF से बात करने के लिए, उसको टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया जा सकता है। ये दूसरी बात है कि वो करंट पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है, वो सिर्फ एक टेक्नोक्रेट है, फाइनेंशियल टेक्नोक्रेट है। क्या उसको श्रीलंका की जनता एक्सेप्ट करेगी? लेकिन राजपक्षे उसको इसीलिए लाए थे कि वहाँ की जो फाइनेंशियल दुख जो सह रहा है देश, उसको कैसे ठीक किया जाए, और उसको उन्होंने IMF में ग्रेड भी दिया। कोई समाधान निकलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बात जो हमेशा आपके सामने और हमारे सामने उभर के आएगी कि चीन की डेट डिप्लोमेसी उनके गले का फंदा बन गई है। हम्बनटोटा में जो उन्होंने एयरपोर्ट बनवाया, उसमें जहाज नहीं उतरते। हम्बनटोटा पोर्ट बनवाया, उसमें कोई शिपिंग नहीं होती। और जिस कंपनी से लोन लिया था पैसे नहीं अदा कर पाए, तो पिछली सरकार को वहां पे उस कंपनी को 80% शेयर उस कंपनी के हो गए हैं। ठीक है मंजू सेठ जी, जी प्रशांत जी बात पूरी कीजिए, फिर मंजू सेठ जी से जा रहा हूं मैं। जी बात पूरी कीजिए। तो दूसरी बात ये है कि वहां पे जब हम लोगों ने एक उनके साथ समझौता किया, जिसमें हमने क्लियरली कह दिया कि हम्बनटोटा पोर्ट में सिक्योरिटी आर्मी या सिक्योरिटी फोर्स का काम नहीं हो सकता। ये हमारा श्रीलंका के साथ ठीक है मंजू सेठ जी मुख्य विपक्षी दल SJB जो है, उसे एक ऑफर दिया गया रविवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के द्वारा कि आप अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर लीजिए, जिसे विपक्ष ने ठुकरा दिया। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि विपक्ष ने जो प्रस्ताव दिया था उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सब अपना वो चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त इतनी स्थिति मुश्किल है कि उसको सुधारना बहुत मुश्किल होगा। सभी हेजिटेट भी कर रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है कि उसको सिचुएशन को संभाला कैसे जाए। और जो उनके कुछ कंडीशंस रखे थे, शायद मुझे लग रहा है कि वो नहीं माने गए, तो वो ये भी उन्होंने शायद मना कर दिया। लेकिन मेनली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है वहाँ पे। जिसको भी जो भी पावर में आएंगे उनको जूझना पड़ेगा। और ये जो डेट जो इतना बन गया है, इंडिया हेल्प तो कर रहा है, लेकिन इंडिया का भी वही सिचुएशन नहीं हो जाना चाहिए कि बहुत सारी डेट में उनको इंडेटेड हो जाए श्रीलंका इंडिया के साथ भी, जैसे चीन के साथ ही। तो ये सब इनको फिर से अपनी जो भलाई है उसको देखते हुए सब कदम उठाने होंगे। और सिचुएशन से निकलने के लिए अब अगर एक इंटरिम सरकार, ऑल पार्टी सरकार बनवाने, जो भी उनको लगता है उनके व्हाट विल वर्क उनकी देश में, उनको इस तरीके से मुझे लगता है कि कुछ समाधान निकालना चाहिए। ठीक है मंजू सेठ जी, हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत आपका FM न्यूज में। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने आर्थिक संकट के बीच, आपातकाल के बीच इस्तीफा दे दिया है, और अब कितनी बड़ी चुनौती जो नई जिम्मेदारी संभालेंगे उनके सामने होगी। और आपसे मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि कहां से शुरुआत करने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति बेहद ज्यादा बिगड़ चुकी है। देखिए, श्रीलंका को इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए ब्रिज लोन जो है जी काम चलाने के लिए एक बार फॉरेक्स लोन लेना होगा। उसके बाद श्रीलंका को जरूरत जो है वो ये है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की। कहीं ना कहीं बहुत जरूरत है कि आज की तारीख में श्रीलंका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और एक्सपोर्ट्स बढ़े, और साथ ही साथ अपने टी प्लांटेशन को, अपने एग्रीकल्चर को इस तरीके से देखिए कि वहां से मैक्सिमम यील्ड हो। देखिए, कोरोना का ये इश्यू सारी दुनिया के सामने आया, बट जो वीक इकोनॉमी थी वो कोरोना का ऑनस्लॉट नहीं टॉलरेट कर पाई। और कोरोना के बाद रशिया यूक्रेन वॉर जो है, देखिए क्राइसिस जो ग्लोबल क्राइसिस है, क्राइसिस मैं ये नहीं मानूंगा कि सिर्फ श्रीलंका का है या हिंदुस्तान का है, सारी इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट आया। आज आपके साथ कुछ डेटा शेयर करूं, यूके जैसी बड़ी इकोनॉमी, यूनाइटेड किंगडम जैसी बड़ी इकोनॉमी, वहां जहां कभी इन्फ्लेशन की बात सुनी नहीं थी, वहां 10% इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट की जा रही है। जर्मनी जैसी इकोनॉमी में 7% से ऊपर की इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है, और वो भी जर्मनी में इन्फ्लेशन का इशू
40 साल बाद उठा। 40 साल तक वहां कोई इन्फ्लेशन का जिक्र करने वाला नहीं था। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो कि कोरोना की मार से अभी इकोनॉमी संभलने लगी थी तब आया है, उसने सारी दुनिया को इम्पैक्ट किया। अमेरिका जैसी इकोनॉमी जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी, सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमी है, वहां इन्फ्लेशन का इशू आया हुआ है। हिंदुस्तान की बात करें, हमारे यहाँ भी जो है सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन 6.95% पे आ गई थी। हालांकि उसके बाद आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन दिया और रेपो रेट्स इंक्रीज किए ताकि हम इसे कूल डाउन कर पाए। तो ये ग्लोबल इशू है। ऐसे में श्रीलंका को जरूरत है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की, जिससे उनके फॉरेक्स रिजर्व जो है बढ़ सके, अपनी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसको सुधारने की और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने की। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जिसे कहते हैं मूलभूत रिफॉर्म्स, बहुत जरूरी है। और मूलभूत रिफॉर्म मैं मानता हूं एक दिन में नहीं हो सकते, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए श्रीलंका को बोरोइंग करनी चाहिए, ग्लोबल कम्युनिटी को भी श्रीलंका की हेल्प करनी चाहिए। और श्रीलंका ने एक बहुत अच्छा सबक भी ले लिया है। चाइना से जो श्रीलंका ने हाथ मिलाया था तो श्रीलंका को दिख गया है चाइना किस तरह का दोस्त है। चाइना ने क्या किया, श्रीलंका को एक जमाने में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया, फिर श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जो है चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। तो श्रीलंका को दिख गया कि चाइना वाले किस तरीके से डील और सिर्फ श्रीलंका को ही नहीं, अन्य देशों को भी सीखने की जरूरत है जो चाइना के संपर्क में हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जहां जहां चाइना गया है वहां इस तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं। चाहे आप पाकिस्तान में देख लीजिए कि किस तरह के हालात होने वाले हैं, नेपाल की बात अगर हम करें। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का इकोनॉमी का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट आज तक का कह रहा है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना ने किया, पाकिस्तान को बहुत एक्सॉर्बिटेंट, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वहां लोन दिया और ऑब्सोलीट पार मशीनरी जो चाइना की थी पाकिस्तान को बेचता रहा। अब आप देखेंगे कोई भी जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स को समझता है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी भी इतना रेट नहीं होता जितना चाइना ने पाकिस्तान से चार्ज किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 3.76%। अब इसका मुकाबला कीजिए, हिंदुस्तान जैसी मैच्योर्ड, समझदार और लॉजिकल इकोनॉमी, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए जापान से लोन लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 0.1%। फर्क देखिए, हमने लिया 0.1% पे और पाकिस्तान ने कर्जा लिया 3.76% पे। तो अब जो है चाइना पाकिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमाता जा रहा है। ठीक है, सीपैक के दोनों किनारे कई जगह उसने अपनी बस्ती बसा ली है। तो ये हाल तो देखने को ही है, जबकि श्रीलंका ने देखा कि हिंदुस्तान कैसा अच्छा दोस्त है, हमने बिना किसी स्वार्थ के श्रीलंका की मदद की है। तो श्रीलंका को ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका तमाम बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीलंका को बड़ा झटका है। आपातकाल के बीच प्रधानमंत्री ने भारी विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया है और महिंदा राजपक्षे ने कहा कि ऐसे बहुत आंदोलन, ऐसे विरोध मैंने देखे हैं और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। आपको बता दें कि जो हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे थे राजधानी कोलंबो में, उसके बाद यह फैसला लिया गया है और ट्वीट कर महिंदा राजपक्षे ने कहा कि ऐसे विरोध, ऐसे प्रदर्शन मैंने देखे हैं और मैं हमेशा लड़ता रहा हूं। इस वक्त श्रीलंका को जरूरत है, इसलिए हमें यह फैसला मानना होगा। उन्होंने अपने समर्थकों से भी शांत रहने की अपील की है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।